Okay, hello friends, and today's topic is cell cycle control system. So let's start. With what is cell cycle. Cell cycle क्या है? Cell cycle मतलब जब एक सेल, एक न्यूली फॉर्म्ड सेल जब नेक्स्ट डिवीजन के लिए एंटर करता है और वापस से वही सारी सिचुएशंस फॉर्म होती है जिससे वो गुजर कर आया है, दैट इज कॉल्ड द सेल साइकिल. इट इज अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल प्लोरिफरेशन, है ना. तो इसमें क्या होता है, जो फेजेस होते हैं, एक रफ हम आइडिया देख लेते हैं. अपन ने पढ़ा ही है माइटोसिस के बारे में. तो इसमें एक इंटरफेस होता है और एक माइटोटिक फेज होता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ G1 से लेकर S फेज और G2 फेज तक ही हमारा पूरा इंटरफेस है. कहने को तो ये रेस्टिंग स्टेज है क्योंकि इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन सबसे एक्टिव स्टेज यही है क्योंकि इसी दौरान हमारे सारे प्रिपरेशंस होती हैं. जैसे हम खाना बनाने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से सेल भी डिवीजन से पहले पूरी प्रिपरेशन करता है. अब इस प्रिपरेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये G1, इट्स कॉल्ड गैप 1. S इज सिंथेटिक फेज एंड गैप 2 इज G2 फेज. इसके अलावा आपको यहाँ पर एक G0 भी दिख रहा है. G0 वो टाइम पीरियड होता है जिसमें ना तो सेल डिवाइड कर रहा होता है, ना ही सेल प्रिपरेशन कर रहा होता है. ये बहुत छोटा सा एक गैप होता है और जो सेल्स इसमें अटक जाते हैं वो सेनेसेंट सेल्स कहलाते हैं. इट मींस उनमें प्लोरिफरेशन की कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है या सेल अरेस्ट हो चुका होता है. अब जीवन फेज में हम सेल ग्रोथ होती है, यानी इसमें साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा और सारे जो हमारे प्रोटीन्स हैं और जो हमारे कहना चाहिए साइटोप्लाज्म है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, सेल ऑर्गेनल्स बढ़ेंगे, डबल होंगे. और उसके बाद आता है सिंथेटिक फेज. सिंथेटिक फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. यानी कि चूंकि अब फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी हमें आगे जाकर दो सेल यानी दो बच्चों को, दो डॉटर सेल्स को बांटनी है, तो हमें सारी प्रॉपर्टी डबल करनी है. तो हमारा जितना भी डीएनए कंटेंट होता है ये डबल होता है थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन इन द सिंथेटिक फेज. और उसके बाद G2 फेज जो होता है, इसमें इसी डीएनए से और भी नए तरह के प्रोटीन्स और एंजाइम्स फॉर्म होते हैं जो आगे जाकर हमें माइटोटिक फेज में स्पिंडल फॉर्मेशंस, एस्ट्रेस फॉर्मेशन, इन सब के लिए हमको जो जरूरत पड़ेगी वहां पर काम आएंगे. तो ये जो जीवन फेज होता है ये 11 घंटों का होता है और ये वेरी करता है सेल टू सेल. डिपेंड करता है कि सेल को कितनी ऑप्टिमल कंडीशंस मिल रही है. अगर उसे पूरे तरह के रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो 11 आवर्स, कम मिल रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है. सेकेंड सिंथेटिक फेज जो होता है ये 8 घंटों का होता है और G2 फेज 4 घंटों का होता है. तो ओवरऑल अगर हम कहें कि इस 24 घंटे में से 23 घंटे, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रही हूँ, 23 घंटे हमारा इंटरफेस ही चलता रहता है. मतलब ये सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन है इंटरफेस का, है ना. इसके बाद माइटोटिक फेज आती है जो दो फेजेस में डिवाइडेड है. एक पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. तो ये जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसमें कि एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, इसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं. और उसके बाद जब न्यूक्लियर पूरी तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. और इस तरीके से सेल डिवीजन कंप्लीट होता है. तो यहाँ पर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में एंट्री करने के लिए बहुत सावधानियां होती है. अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो सेल जो है उस स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डीएनए है. डीएनए में अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है या कोई भी एरर प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो यहीं पर सेल डिवीजन को रोक देते हैं और सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ पाती है, ये G2 तक नहीं जाएगी. या फिर जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो एस फेज तक नहीं जा पाएगा. या इंटरफेस में G2 फेज में कुछ प्रॉब्लम है तो सेल साइकिल G2 फेज में अरेस्ट हो जाएगी, माइटोटिक फेज नहीं आएगा. तो इस तरीके से क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये अब हम आगे देखेंगे. तो इस तरीके से एक सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि ये पूरा कंट्रोल करते हैं कि कब सेल साइकिल को आगे बढ़ने देना है और कहाँ उनको रोक देना है.
तो ये सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो सेल डिवीजन कंट्रोल करते हैं वो दो तरह के सब यूनिट्स में होते हैं, एक रेगुलेटरी कंपोनेंट होता है और एक कैटालिटिक कंपोनेंट होता है। रेगुलेटरी कंपोनेंट जो है वो साइक्लिन्स कहलाते हैं और कैटालिटिक कंपोनेंट जो है वो सीडीके कहलाते हैं। अब यहाँ पर साइक्लिन, ध्यान से देखिए, साइक्लिन, इनका नाम साइक्लिन क्यों है? क्योंकि ये हर बार बनते हैं और जब इनका काम हो जाता है तो ये खत्म हो जाते हैं, फिर जरूरत होती तो फिर बनते हैं, फिर डिग्रेड हो जाते हैं, तो इनकी साइकिल्स चलती है, इसलिए इनका नाम साइक्लिन्स है। ये तभी बनते हैं जब इनकी जरूरत होती है और जब इनकी जरूरत नहीं होती दे विल अंडरगो डिग्रेडेशन। और सीडीके जो होते हैं इनका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज आपको पता ही है, वो एंजाइम्स होते हैं जो फॉस्फोराइलेशन करते हैं प्रोटीन्स का। तो कहीं भी प्रोटीन्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है तो फॉस्फोराइलेशन इज अ वेरी मेजर स्टेप, है ना। तो काइनेज जो होते हैं ये प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट या डीफॉस्फोराइलेट करने में हेल्प करते हैं। और चूंकि ये साइक्लिन पर डिपेंडेंट है दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सीडीकेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। साइक्लिन्स चार प्रकार के होते हैं, एक जीवन साइक्लिन, जीवन एस साइक्लिन, एस साइक्लिन और एम साइक्लिन। अब ये कैसे काम करते हैं ये हम देखते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये कैटालिटिक कंपोनेंट है, ये कैटालाइसिस करेगा यानी रिएक्शन करवाएगा। और इसको रेगुलेट कौन करता है? साइक्लिन्स इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये एक डायग्राम है, इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये जीवन फेज, राइट, जिसमें कि सेल की ग्रोथ होनी है। फिर उसके बाद ये सिंथेटिक फेज जिसमें डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद ये G2 फेज जिसमें सेल ग्रोथ होगी और ये माइटोटिक फेज। अब जीवन फेज में जो भी काम होता है यहाँ पर काम करते हैं साइक्लिन डी और CDK4 एंड 6। ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या? साइक्लिन डी और CDK4 एंड 6। उसके बाद जीवन फेज से एस फेज में एंट्री करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जीवन से एस फेज में एंट्री करने के लिए हेल्प करते हैं साइक्लिन ई और CDK2। इसे हम जीवन एस साइक्लिन भी कहते हैं क्योंकि ये जीवन से एस में ट्रांजिशन में हेल्प करता है। और ये चेक पॉइंट्स वो जगह होती है जहां पर अगर कोई भी प्रकार का एरर डिटेक्ट होता है तो सेल साइकिल वहीं पर अरेस्ट हो जाती है। उसके बाद आते हैं आपके साइक्लिन ए और CDK2, ये दोनों मिलकर सिंथेटिक फेज में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? सिंथेटिक फेज में काम करते हैं। और उसके बाद लास्ट में ये जो आता है आपका साइक्लिन CDK1, साइक्लिन बी एंड साइक्लिन ए और CDK1, ये हमारा काम करता है G2 से माइटोटिक फेज में जो एंट्री होती है वहां पर, ठीक है। और आप चेक पॉइंट्स देखोगे तो ये M चेक पॉइंट है जो माइटोटिक फेज में है, एक G1 चेक पॉइंट है और एक G2 चेक पॉइंट है। तो इतने चेक पॉइंट्स जो है वो काम करेंगे। और जिस प्रकार से ये साइक्लिन्स CDK को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटरी है उनके लिए, उसी प्रकार से इनको भी कोई रेगुलेट करता है। इनको कंट्रोल करने के लिए यूबिक्विटिन लाइगेज होता है जो क्या करता है आपको पता ही है, यूबिक्विटिनाइलेशन, दैट इज एक प्रकार का प्रोटीन डिग्रेडेशन मेथड है। ये यूबिक्विटिन नाम का एक मॉलिक्यूल जब प्रोटीन के साथ ऐड होता है वो उसको डिग्रेड करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो जीवन साइक्लिन्स होते हैं यानी कि जो साइक्लिन डी है ना और साइक्लिन ई है, इनको SCF यूबिक्विटिन लाइगेज नाम का एंजाइम जो है वो यूबिक्विटिलेशन करके इनको डिग्रेड करता है। अब जब साइक्लिन्स ही नहीं होंगे तो फिर CDK4 और CDK6 जो है वो काम करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लिन CDK को कंट्रोल करता है और खुद यूबिक्विटिन लाइगेज द्वारा कंट्रोल होता है। इसी प्रकार से एक APC यूबिक्विटिन लाइगेज होता है जो कि आपके S फेज के साइक्लिन्स को और M फेज के साइक्लिन्स को कंट्रोल करता है बाय यूबिक्विटिलेशन। तो इसमें हम बता सकते हैं इनके फुल फॉर्म क्या है वो भी आप देख लीजिए। SCF जो होते हैं ये एक प्रकार का
सॉरी, एबीसी यूबिक्विटिन लाइगेज, एपीसी का फुल फॉर्म है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम। और एससीएफ यूबिक्विटिन लाइगेज एक्चुअली ये 3 सेंट्रल कंपोनेंट्स हैं इसके, जिसके ऊपर इनको शॉर्ट में एससीएफ कहा जाता है। एस का मतलब होता है एसकेपी1, उसके बाद सी का मतलब होता है CUL1 और एफ का मतलब होता है एफ बॉक्स। ये तीनों प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स सेंट्रल कंपोनेंट्स हैं इस प्रोटीन के, तो इसका नाम है एससीएफ यूबिक्विटिन लाइगेज। ये जो सीडीकेज है, ये CDK 4, 6, 2, 1 है ना, ये कैसे कंट्रोल होते हैं? ये 2 तरीके से कंट्रोल होते हैं। एक तो साइक्लिन के थ्रू कंट्रोल होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे साइक्लिन का लेवल घटता और बढ़ता है ना, राइज एंड फॉल ऑफ साइक्लिन प्रोटीन लेवल्स है ना, डिटरमाइन द CDK एक्टिविटी ड्यूरिंग द सेल साइकिल। इसके अलावा 2 और मेथड्स हैं, 2 और मैकेनिज्म्स हैं जिसके द्वारा ये CDK कंट्रोल होता है। एक है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, और दूसरा है बाइंडिंग ऑफ CDK इनहिबिटर प्रोटीन। कुछ इनहिबिटर प्रोटीन भी होते हैं जो CDK के साथ जुड़कर उनको इनहिबिट करते हैं। जब साइक्लिन और CDK एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तब जाकर उनकी काइनेस एक्टिविटी कंप्लीट हो पाती है, तब जाकर वो किसी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब जब ये इनका जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक और प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं CAK, दैट इज CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। ये क्या करते हैं? साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं कि इसमें जो CDK होता है, इसके 61 पोजीशन पर एक थ्रियोनाइन रेसिड्यू होता है, थ्रियोनाइन अमाइनो एसिड होता है, और उसको फॉस्फोराइलेट करने पर ये एक्टिवेट हो जाता है। और इसी तरीके से इसको इनएक्टिवेट करने के लिए CIP होते हैं, दैट इज CDK इनहिबिटिंग प्रोटीन्स होते हैं। एस फेज के जो साइक्लिन्स और CDK का कॉम्प्लेक्स होता है, ये एंश्योर करता है कि जब जब रेप्लिकेशन होगा, तो आपने देखा होगा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ओराई पे, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, जब वहां पे बहुत सारे प्रोटीन्स गैदर होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और जिसमें जो हेलिकेज की तरह काम करता है, तो वो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो एक ही बार एक्टिवेट होना चाहिए, और बार बार वो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द साइकिल। इसको एंश्योर करने के लिए जो एस फेज के CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स होता है, वो काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट होगा, ठीक है, एक्टिवेटेड ओनली वंस। और इसमें क्या होता है, ये बाकी सारे प्रोटीन्स को, जो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के बाकी प्रोटीन्स है ना, उनको इनएक्टिवेट कर देता है, ताकि एक बार साइकिल शुरू हो जाए, तब जब तक DNA का रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक दूसरा कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा, दूसरा कोई ओरिजिन शुरू नहीं होगा। तो इसके लिए एस फेज CDK काम करता है। और एम फेज के जो CDK होते हैं, इसको हम MPF भी कहते हैं, यानी मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर भी हम इसको कहते हैं। इसमें ये क्या इंड्यूस करता है? ये क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, यानी कि आपको पता है कि जब सेल डिवाइड होता है, तो वो अपने क्रोमेटिन फॉर्म में नहीं रह सकता है, उसको कम कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको इंड्यूस करता है। उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप है, आपको पता है माइटोसिस जब शुरू होता है, तो उस न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिग्रेड होता है, उसके ब्रेकडाउन को भी ये इंड्यूस करता है, और माइटोटिक स्पिंडल्स की असेंबली को भी इंड्यूस करता है। और ये भी इंश्योर करता है कि जब मेटाफेज आएगा, सारे क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होंगे, तो उनका ऑर्डर सही होना चाहिए, उनका अलाइनमेंट सही होना चाहिए। ये सारी चीजों के लिए एम फेज साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स जो है वो काम करता है। एक बार इसको हम देख लेते हैं फास्ट फास्ट। ये जो MCDK कॉम्प्लेक्स है, ये क्या क्या फॉस्फोराइलेट करता है? तो पहला ये फॉस्फोराइलेट करता है लैमिन। लैमिन वो प्रोटीन होते हैं जो न्यूक्लियर एनवेलप्स बनाते हैं, ठीक है। तो इनको डिग्रेड करना, सही टाइम पर डिग्रेड करना, माइटोसिस के दौरान माइटोटिक फेज में ही डिग्रेड करना, ये MCDK का काम है। और इसमें न्यूक्लियर एनवेलप का डिग्रेडेशन यानी कैसे होगा? जब लैमिन प्रोटीन डिग्रेड होगा, तो इसको डिग्रेड करने की जिम्मेदारी इसकी है, बाई फॉस्फोराइलेशन।
फिर उसके बाद एक कंडेंसिन नाम का प्रोटीन होता है, लैमिन जैसे एक प्रोटीन है ऐसे कंडेंसिन भी एक प्रोटीन है। इसको फॉस्फोराइलेट करने पर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा और क्रोमोसोम्स फॉर्म होंगे। इसके अलावा ये MAPS को भी फॉस्फोराइलेट करता है। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि MAP क्या है? ये है माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन्स, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल से जो मोटर प्रोटीन्स हैं जो आगे जाकर एक्सटेंड होकर स्पिंडल्स बनाएंगे, है ना, ये वो वाले प्रोटीन्स हैं, उसको भी फॉस्फोराइलेट करके इंड्यूस करता है। और MDMP यानी माइक्रोट्यूब्यूल के बिहेवियर के लिए एक प्रकार का प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन। एक एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन हो गया और एक डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स हो गया, APS और DMP। तो ये दोनों जो है वो माइक्रोट्यूब्यूलर स्पिंडल फॉर्मेशंस, उनका जो बिहेवियर होगा उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारे CDK और साइक्लिन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये खुद भी एक प्रोटीन है, इनको भी कोई एक्टिवेट करता है और ये दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, और इस प्रकार से पूरी सेल साइकिल के दौरान यूज होने वाले प्रोटीन्स के द्वारा पूरी साइकिल कंट्रोल होती है। तो यहाँ तक इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार रहेगा आपको मेरा। थैंक यू।